मिट्टी का बंदर। एक दिन जंगल में राजा शेर एक प्रतियोगिता रखते हैं जिसमें वो बाकी जंगल के बच्चों को ऐसा कहते हैं, तुम लोग बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हो, बहुत अच्छी कलाकृतियाँ बनाते हो। मैंने तुम सबकी चित्रकारी भी देखी है, लेकिन तुम में सबसे बेहतर कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। उसे इनाम भी दिया जाएगा और इसका चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई है। कल सुबह ठीक 7 बजे यहीं आना है और आप सबको अपने रंगों को लेकर आना है। हो सकता है कि तुम अपनी चित्रकारी से कल एक बेहतरीन नमूना पेश कर सको और प्रथम विजेता बन जाओ। सच? क्या ऐसा होने वाला है? बिल्ली बहुत खुश थी। उसने यही बात जाकर बंदर को बताई। बंदर चित्रकारी मूर्तिकारी में बहुत अच्छा था। सच कह रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जरूर कल प्रथम आने की कोशिश करूँगा। अभी जाकर माँ को बताता हूँ। राजा के आदेश के बाद जंगल के सभी जानवर अपने बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तैयार करने लगते हैं। तभी बंदर की माँ कहती है, अरे चिंटू, कल की तैयारी हो गई ना? सारे रंग वगैरह अपने बस्ते में डाल लिए है ना? मो, मो। अरे अरे, रोता क्यों है? अचानक से बंदर फूट फूट कर रो रहा था। अरे बात क्या है? मेरे रंग खत्म हो गए। अब मैं क्या करूँगा? कल मैं कैसे प्रतियोगिता जीतूंगा माँ? अरे अरे चुप हो जा। रोने से कोई फायदा नहीं बच्चे। थोड़ा दिमाग लगा, सोचने दे मुझे। बंदर की माँ बहुत देर तक सोचती है और उससे कहती है, सोच लिया मेरे बच्चे? ये ले, ये धरती माँ है। धरती यानी के मिट्टी। हम बंदर मिट्टी के रंग के होते हैं और कोई कपड़े नहीं पहनते। तू कल बंदर की ही मूर्ति बनाना और उसमें मिट्टी से रंग भर देना। देख लेना, प्रथम पुरस्कार तुझे ही मिलेगा। बंदर ठीक ऐसा ही करता है। राजा शेर उसकी चित्रकारी और रंग देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह, बहुत खूब। मुझे तो देखकर हैरानी हो रही है। सभी बाकी बच्चे तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन तुम मिट्टी से रंग कर रहे हो। एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं असली का बंदर देख रहा हूँ। ये प्रथम पुरस्कार तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा चिंटू। राजा बहुत खुश होता है और प्रथम पुरस्कार छोटे चिंटू बंदर को मिल जाता है। वाह माँ, तुम्हारे कारण मैं प्रथम आया। बहुत बहुत शुक्रिया। बारिश आई छम छम छम। राधा बहुत सुंदर गाना गाती थी। वो हर समय कुछ न कुछ गुनगुनाती रहती थी। उसके पास एक बहुत प्यारी ढोलकी थी जिसे लेकर वो हर दम गाती बजाती रहती। गांव में इतना सूखा पड़ चुका था कि लोग बहुत परेशान थे। नहाने को पानी नहीं, कपड़े धोने को पानी नहीं, खेतों में पानी नहीं, बैलों को देने के लिए भी पानी नहीं। और उधर राधा हर समय गाती गुनगुनाती रहती। बारिश आई छम छम छम, लेकर छाता निकले हम। बारिश आई छम छम छम। माँ, ये बारिश कब आएगी? अरे बेटी, तेरे कहने से आ जाएगी क्या? देखती नहीं पूरे गांव में कैसा सूखा फैला है। खेतों का तो बुरा हाल है। बैल कुछ ही दिन में मर जाएंगे। न नहाने को पानी है, न खाने को पानी है। दूसरे गांव से कब तक पानी लाती रहूंगी बिटिया? और ये तू सारा दिन गाना मत गाया कर। आस पड़ोस की औरतें शिकायत करती हैं कि तुम्हारी राधा तो बहुत मटर गश्ती करती है, जब देखो गाना गुनगुनाती है। तो क्या हुआ माँ? मैं तो अच्छी बात कर रही हूँ। भगवान से कह रही हूँ कि बारिश कर दो, बारिश कर दो, छम छम छम। मेरे प्रभु सुन लो तुम। हाँ हाँ, जैसे तेरी ही बात प्रभु सुनेंगे। राधा घूमने के लिए निकलती है और गाना गाने लगती है। लेकिन जब वो गांव के लोगों की बदहाली देखती है तो उसका मन बहुत उदास हो जाता है। उसे अपनी माँ की बात याद आती है। वो एक ऋषि मुनि के पास जाती है और उनसे कहती है, बाबा, आप तो इस गांव में कब से हैं? बताइए ना, बारिश कब आएगी? मुझे गाने गुनगुनाने का, बारिश में नाचने का बहुत जी करता है, मगर हमारे गांव में इतना सूखा है। हर कोई दुखी और परेशान है। कोई तो निवारण निकालो ना। तभी स्वामी जी उससे कहते हैं, बेटी राधा,
तुम बहुत ही नेक दिल की हो। तुम्हारा मन गंगा की तरह पवित्र है और अगर तुमने इंद्रदेव की आराधना की तो तुम्हारे गांव में बहुत जल्द बारिश आएगी बच्ची। जाओ उनकी आराधना करो। राधा उनकी बात मानकर आराधना करने लगती है। अब वो इंद्रदेव की और गंगा मैया की आरती गाती। धीरे धीरे उसे देखकर गांव के सभी लोग इंद्रदेव की पूजा करने लगे और एक दिन खूब तेज आंधी के साथ साथ बारिश आई और इतने दिनों तक बारिश रही कि पूरा गांव का सूखा अच्छी तरह से चला गया। हर घर में खुशहाली, हर घर में संगीत और साथ सच्चा दिखाई दे रही थी और हर कोई राधा को इस बात की बधाई दे रहा था। अरे राधा, सच में तू खुद खुश रहती है, इसीलिए पूरे गांव में खुशियां भी ले आई। तेरी इस सकारात्मक सोच ने ही हमारे गांव की तकदीर बदल दी। आ गई रे बारिश छम छम, चल आजा, हम भी नाचेंगे और तू भी नाचना। हाँ माँ, बारिश आ गई छम छम छम। मुझे पापा ने बताया था, सच्चे मन से जो भी मांगो वो मिल जाता है, फिर चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। आलू कचालू आइसक्रीम। आलू और कचालू दोनों बहुत ही अच्छे भाई थे। दोनों एक दूसरे की बहुत चिंता किया करते थे और दोनों साथ में खेलते, साथ में मजे करते थे। उनके घर के सामने से एक दिन एक आइसक्रीम वाला गुजरा। आइसक्रीम ले लो, आम की आइसक्रीम ले लो, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट आइसक्रीम। आलू ने कचालू से कहा, अरे वाह, आइसक्रीम, ये तो मैंने कभी नहीं खाई। चलो कचालू भाई, चलकर हम आइसक्रीम खाते हैं। कचालू ने कहा, अरे नहीं नहीं आलू, तुम क्या कर रहे हो? जानते नहीं, आइसक्रीम खाने से ही तो गला खराब होता है। अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। और शाम को जानते हो ना, हमें शादी में भी जाना है, वहाँ तुम्हारा गाना सबको पसंद है, फिर कैसे गाना सुनाओगे? कचालू के बहुत समझाने के बाद भी आलू नहीं माना और जाकर आइसक्रीम खाने लगा। आहा, मजा आ गया, स्वादिष्ट आइसक्रीम। अरे भैया, और 2 आइसक्रीम दो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। आलू ने 3-4 ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा ली और वापस घर आकर सो गया। शाम को कचालू ने उससे कहा, अरे अरे, अब सोते ही रहोगे या चलना भी है? जानते नहीं, हमें आज दावत पर जाना है, चलो उठो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आलू कचालू के साथ तैयार हो जाता है। जैसे ही दोनों शादी में पहुंचते हैं, सभी लोग आलू को गाना गाने के लिए कहते हैं। अरे अरे आलू भाई, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए। तुम्हारा गाना सुनने के लिए तो कान तरस रहे हैं। कोई भी शादी ब्याह हो, आपके गाने के बिना तो वो अधूरा रहता है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्योंकि आलू वहाँ का राजा था और आलू को सभी बहुत पसंद करते थे। आलू का अच्छे से स्वागत हुआ, उसे स्टेज पर बुलाया गया, लेकिन आलू ने जैसे ही माइक हाथ में लिया, उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी। अलग अलग आवाजें निकालने लगा आलू और यह देखकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आलू भाई, ये क्या कर रहे हो? आप गाना क्यों नहीं गाते? मैंने तो इसे पहले ही कहा था, आज इसने 5-6 आइसक्रीम खाई हैं, वो भी एकदम ठंडी। देखा ना, मैंने कहा था तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। बेचारा आलू आवाजें निकालता रहा, लेकिन उसकी बात कोई समझ ही नहीं रहा था। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे और आलू को अपनी गलती का पछतावा हुआ। आगे से मैं ज्यादा ठंडी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। 2 प्यारे बंदर भाई। बंदर का एक परिवार जंगल के पास रहा करता था। एक दिन उनकी माँ उनके लिए बहुत सारे केले तोड़ कर लाती है और कहती है, लो बेटा, तुम सबके लिए केले लाई हूँ, दोनों मिलकर खाना। और इतना याद रहे कि केले के छिलके इधर उधर नहीं फैलाने हैं। ये देखो, ये छोटा सा डस्टबिन है, इसके अंदर डाल देना, गंदगी नहीं फैलेगी। नहीं तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है बेटा।
कोई बात नहीं माँ, हम ऐसा ही करेंगे। इतने सारे केले, आज तो मजा आ जाएगा। क्या तुम बनाना का शेक भी बनाओगी? हाँ हाँ बना दूंगी, तो बनाओ। कुछ केले लेकर बंदर की माँ घर की रसोई में चली जाती है और वहाँ पर बनाना शेक बनाने लगती है और बाहर बच्चे खूब सारे केले लेकर लगातार खाते जा रहे थे। लेकिन वो एक बात तो भूल ही गए थे, क्योंकि माँ ने उन्हें छिलके नीचे ना फेंकने की सलाह दी थी। दोनों इतनी मस्ती में थे कि खाते ही चले गए, लगातार केले खाते और छिलके नीचे फेंक देते। जब छोटा भाई उठने को हुआ तो उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिरा। ओ, मम्मी! और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। अरे चुप हो जा, माँ आ जाएगी और माँ आएगी तो जरूर ये कहेगी कि तुमने छिलके नीचे क्यों फेंके हैं। उठ जा उठ जा। दूसरा बंदर उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन छोटा नन्हा बंदर लगातार रोता है। तभी बंदरों की माँ अंदर से बाहर आ जाती है। ये क्या, चोट लग गई ना? मैंने समझाया था तुम दोनों को कि केले के छिलके नीचे नहीं फेंकने, पर तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। चलो उठाओ इन्हें। केले उठाकर दोनों बंदर फटाफट डस्टबिन में फेंक देते हैं, लेकिन दूसरे बंदर को काफी चोट आई थी। बंदर की माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करवाती है। घर लौटते वक्त छोटा बंदर कहता है, माँ, आज मेरे कारण सारा मूड खराब हो गया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज के बाद मैं आपकी कोई भी बात नहीं टालूंगा। जैसा आप कहते हो वही करूँगा। तो फिर ये लो, संतरा खाओ। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट है। संतरा खाने के बाद छिलका कहाँ फेंकोगे ये बताओ? डस्टबिन में। हाँ, अब छोटा बंदर ये बात सीख चुका था कि चाहे वो जो मर्जी चीज खाए, कोई भी फल खाए, लेकिन उसका छिलका हमेशा वो कूड़ेदान में ही डालेगा।